हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर जावेद सर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आनुवांशिकता एवं जैव विकास के वीवीआई एमसीक्यूज़ को लेकर के आए हैं। बेसिकली ये वीवीआई एमसीक्यूज़ वो एमसीक्यूज़ होंगे जो एमसीक्यूज़ क्या है पिछले 10 साल के मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं, और जिस क्वेश्चन को बोर्ड ने बार बार पूछा है और चैप्टर में जो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट लगते हैं वो सारे एमसीक्यूज़ हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट क्वेश्चन आनुवांशिकता और जैव विकास में कौन कौन सा बन सकता है। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है। तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, आनुवांशिकता का जनक हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल को जानते हैं। किसको जानते हैं? आनुवांशिकता का जनक किसको जानते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? आनुवांशिकता का जनक बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, जीन कहाँ पाए जाते हैं? जीन कहाँ पाए जाते हैं? अब ऑप्शंस हैं केंद्रक, गुणसूत्र, लाइसोसोम या फिर कोशिका झिल्ली। तो हम लोग जानते हैं जो जीन होता है वो डीएनए में पाए जाते हैं। डीएनए में पाए जाते हैं, यानी कि डीएनए जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, एक गुच्छे के फॉर्म में होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं या फिर क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, चाहे क्रोमोसोम बोलें या फिर गुणसूत्र में पाए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? तो जीन, अगर हम जीन के बारे में बात करें, जीन क्या करता है? जीन में क्या रहता है? मैसेज रहता है। मैसेज किसका रहता है? हमारे पेरेंट्स का। क्या पेरेंट्स और जो बच्चे पैदा होंगे, ऑफस्प्रिंग होंगे, जो बच्चे पैदा होंगे वो किसके तरह होंगे? पेरेंट की तरह होंगे या फिर उससे डिफरेंट होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो मानव बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होगा? ऑप्शन ए, पिता के गुणसूत्रों द्वारा, माता के गुणसूत्रों द्वारा, या फिर भ्रूण के पोषण द्वारा, या फिर माता एवं पिता दोनों के गुणसूत्रों के द्वारा। तो ये बात हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी में पढ़े हैं कि जो बच्चे का लिंग निर्धारण होता है वो बेसिकली किसके द्वारा होता है? पिता के गुणसूत्रों के द्वारा। पिता ही कैपेबल होता है कि बच्चे लड़का पैदा होंगे या फिर लड़की पैदा होंगे। तो इसलिए क्या बोलेंगे कि पिता के गुणसूत्रों के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लक्षणों का एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है वह क्या कहलाता है? यानी कि जो कैरेक्टर होता है किसी भी पेरेंट्स में, वो कैरेक्टर अगर पेरेंट्स से बच्चों तक पहुंच जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग हेरिडिटी बोलेंगे या फिर आनुवांशिकता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेरिडिटी या फिर आनुवांशिकता। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी के अध्ययन मेंडल के किस नियम पर आधारित है? आनुवांशिकी का अध्ययन मेंडल के किस नियम पर आधारित है? तो ऑप्शंस हैं आपके, क्या क्या है? अच्छा, 5 नंबर नहीं 6 नंबर। ठीक है, 5 नंबर गायब हो गया, 5 कुछ हो गया। किस नियम पर आधारित? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, या स्वतंत्र अपवहन का नियम, या फिर उपरोक्त में सभी। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो मेंडल थे, मेंडल ने कई तरह के नियम भी दिया था, और ये सारे नियम किसको डिफाइन कर रहा था? आनुवांशिकी को डिफाइन कर रहा था। तो हम लोग बोल सकते हैं प्रभाविता मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब 2 करेक्टर होगा तो एक करेक्टर क्या होगा? डोमिनेंस होगा। ठीक है, पृथक्करण या फिर इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब 2 करेक्टर होगा, इसमें एक प्रभावी होगा तो इसी का करेक्टर क्या चला जाएगा? उसमें पास हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन क्या होता है पृथक्करण मतलब अलग अलग करेक्टर्स होते हैं, मतलब एक एक चीज़ों के लिए दो दो तीन तीन करेक्टर देखे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी हम लोग सीड की बात किए, मटर के बीज रिंकल्ड भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है, अलग अलग तरह का डिफरेंसेस हमको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें किसके ऊपर बात की, मतलब वो इसका मतलब उपरोक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या? लाखों वर्षों में आदि जीवों में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का क्रम जिसमें नई प्रजाति उत्पन्न होती है उसे क्या कहलाते हैं? उसे क्या कहते हैं? मतलब लाखों करोड़ वर्ष हुआ, मतलब क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ, कई क्रम में पाया गया। तो क्या बोलेंगे? इसको हम लोग विकास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विकास बोलेंगे। ठीक है, तो आंसर नंबर ए विल बी आवर आंसर। पीढ़ी नहीं बोलेंगे, आनुवांशिकता नहीं बोलेंगे, या फिर वंशागति कुछ भी नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विकास बोलेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव के दांत और हाथी के दांत दोनों क्या है? तो हम लोग जानते हैं मानव के दांत और हाथी के दांत दोनों क्या है? समजातीय अंग होंगे। क्या होंगे? मानव का भी दांत है, मतलब एक ही जात, एक ही कैरेक्टर का है। ठीक है, एक ही काम के लिए बना हुआ है।
एक काम नहीं बोलेंगे, मतलब एक स्ट्रक्चर, यानी कि कह सकते हैं कि काम अलग अलग कर रहा है लेकिन वो बना ओरिजिन जिसका जो स्ट्रक्चर स्टार्टिंग होता है, जो एक ही चीज़ के लिए बना था धीरे धीरे लेकिन डेवलपमेंट अलग हो गया, तो हम ये बोलेंगे समजात अंग है, लेकिन क्या है धीरे धीरे कामों के प्रति मतलब दिखते अलग अलग हैं। क्या होंगे, एक ही प्रजाति के बने हुए लेकिन काम अलग अलग कर रहा है, और ये स्ट्रक्चर भी अलग होगा, तो हम लोग ये बोल सकते हैं अलग अलग कार्यों के लिए बना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं समझाते। दोनों के हाथी के दांत भी हैं और इंसान के भी दांत, हम लोग क्या देखते हैं दोनों का काम अलग अलग करता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर एक ही चीज़ के लिए बना था, स्टार्टिंग में कुदरत ने बनाया था। ठीक है, धीरे धीरे लेकिन चीज़ों को खाने पीने के एतबार से इसमें डेवलपमेंट अलग अलग हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे हाथी के दांत और मानव के दांत समझाती है। अगला क्वेश्चन क्या है 9 नंबर में, क्या है मनुष्य द्वारा वांछित लक्षणों द्वारा व्यक्तियों का चयन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। मतलब है कि दोनों जो है कि कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ किसी व्यक्ति में कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये समझ लें, हम इस तरह से समझें कि वांछित लक्षण ये कह सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड, मतलब कोई भी इंसान अपने लाइफ टाइम में कोई चीज़ को एक्वायर किया, तो जो एक्वायर करना है वो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो नेचर सेलेक्ट करेगा हमको इस धरती पे आने की। धरती पे आने से पहले इसका प्रक्रिया नहीं हुआ, धरती पे आने के बाद की प्रक्रिया हुआ ये, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं वांछित लक्षण, मतलब कृत्रिम नेचुरल ने इसको सेलेक्ट किया, तो हम लोग बोल सकते हैं नेचुरल सेलेक्शन। प्रजनन से पहले नहीं है, प्रजनन के टाइम में ये सब चीज़ें नहीं होती, या नेचर नहीं कह सकते, मतलब इंसान अपने द्वारा, नेचर सिलेक्शन ये हो गया, नेचर नहीं, या कृत्रिम कहने का मतलब है कि इंसान ने खुद को अपने लाइफ में इसको अपने इन्वायरमेंट के आसपास देख करके उसको अपने मतलब क्या बोल सकते हैं उसको अनुभव किया। अनुभव करना ही वांछित लक्षण होगा, संकरण के द्वारा भी नहीं होगा। ठीक, इसको बोलेंगे अनुभव करके जो चीज़ आदमी अपने गुण के अंदर अपने अंदर विशेषता को लेकर के आए उसको हम लोग क्या बोलेंगे वांछित लक्षण बोलेंगे। ठीक है, जो कि डीएनए या आरएनए के द्वारा ये सब ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा मानव में अवशेषी अंग नहीं है। तो इसमें से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो हमारा अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स क्या होता है, एक तरह का हमारा क्या है, अपेंडिक्स क्या है हमारा अवशेषी अंग है। बुद्धि दांत भी अवशेषी अंग है। निकिटेटिंग झिल्ली ये भी हमारा अवशेषी अंग है, लेकिन पित्ताशय क्या है पेनक्रियाज ये हमारा अवशेषी अंग नहीं, इसलिए क्या होगा हमारा पित्ताशय अवशेषी अंग नहीं, इसलिए हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक, 11 प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों का विकास का सिद्धांत दिया गया था। प्राकृतिक चयन द्वारा प्राकृतिक प्रजातियों के विकास का सिद्धांत कौन दिया था, हम लोग जानते हैं डार्विन, जिसको हम लोग डार्विन चार्ल्स डार्विन के नाम से जानते हैं। जिन्होंने क्या दिया था प्रजातियों में प्रकृति विकास का सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन क्या, अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान तब होगा जब कौन सा प्रक्रिया होगा, लैंगिक जनन की प्रक्रिया होंगी, जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करेगा, तभी क्या होगा अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होगा, इसलिए क्या होगा हमारा सी नंबर आवर आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, डीएनए कोशिकाओं में बनने के लिए सूचना स्रोत है। डीएनए कोशिकाओं में बनाने के लिए जो सूचना स्रोत होगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रोटीन्स कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रोटीन्स, या फिर विटामिन की बात नहीं करता, जो कि डीएनए में विटामिन्स नहीं पाए जाते हैं, ना विटामिन वसा पाए जाते हैं, इसमें क्या पाए जाते हैं प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन या हिस्टोन ऑक्टामर के नाम से जानते हैं, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिल सकता है। मतलब कौन ऐसा कैरेक्टर है जो क्या हो सकता है कि हमको बाहर इन्वायरमेंट रहने पर अर्जित कर सकते, जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा धूप में रहेंगे तो हमारा शरीर डार्क हो जाएगा, या हम लोग ठंडे प्रदेश में रहेंगे तो हमारा शरीर हल्का वाइट कलर का हो जाए, फिर हम अगर अच्छे पानी का इस्तेमाल करते हैं हमारा बाल थोड़ा अलग टाइप हो जाता है। तो इन्वायरमेंट से हमको कोई चीज़ मिलती है, तो आँखों का रंग हमें पिता के द्वारा मिलता था, ये भी नहीं होगा। मतलब अर्जित नहीं, मतलब पिता यहाँ क्या कर अर्जित की बात कर रहा है, मतलब जो हमको इन्वायरमेंट में इस माहौल में रहने के बाद मिला है। बालों का रंग ये भी नहीं होगा, बाल का रंग हमें कुदरत देता है या फिर माता पिता से मिलता है। त्वचा मतलब त्वचा का टोन हमारा जो कलर होता है बॉडी का जो नेचुरल कलर है हमारा, हम कहीं भी रहें हमारा एक ही कलर होगा, लेकिन तो क्या होगा कोई चीज़ हमें बाद में आ जाती है, जैसे कि हम किसी चोट लग गया शरीर पर निशान उशान हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा विरासत में नहीं मिलता, ये हमें बाहर से मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, मटर के पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्रभावी, जो मटर का पौधा होता है उसमें से कौन सा लक्षण जो है हमें प्रभावी देखने को मिलता है।
लंबापन मतलब इसको हम लोग बोलते हैं ना टीटी, क्या बोलते हैं, टीटी। तो ये लंबापन प्रभावी है। फूलों का रंग हम लोग कलर पे भी डिसाइड करते हैं, ठीक है, ये भी फूलों का रंग होता है रेड येलो, है ना, तो ये आर प्रभावी होता है। पीले बीज, बीज भी पीला बीज येलो एंड ग्रीन, वाई जी में हम लोग येलो प्रभावी होता है। उपरोक्त सभी हम लोग कह सकते हैं ये सारों में से क्या, सारा क्या है, प्रभावी अंग है। क्वेश्चन 16, गुणसूत्र किसके बने हुए होते हैं? हम लोग पढ़ते हैं गुणसूत्र क्या होते हैं, जो होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, डीएनए भी होता है, मतलब डिऑक्सी न्यूक्लिक राइबो न्यूक्लिक एसिड भी होता है, न्यूक्लिक एसिड भी होगा, प्रोटीन भी होगा, आरएनए। ओनली राइबो न्यूक्लिक एसिड नहीं कह सकते, हम लोग बोल सकते हैं डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ओनली राइबो न्यूक्लिक नहीं। डीएनए फुल फॉर्म जो होता है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए प्लस प्रोटीन हम लोग बोलने इसके बोलते हैं गुणसूत्र। जब कंपैक्ट डीएनए और प्रोटीन को जब कंपैक्ट कर देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम बोलते हैं। इसलिए क्या होगा हमारा आंसर नंबर डी का ऑप्शन देखें तो हम लोग क्या लिखें, ए और बी दोनों होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर। 17 नंबर में क्या है, अंग की जिनकी संरचना भिन्न तथा कार्य समान होते हैं, यानी कि वो अंग जिसकी संरचना क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे और काम लेकिन सेम करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे समजात अंग। क्या बोलेंगे, सॉरी समरूप अंग। क्या बोलेंगे, समरूप अंग। मतलब क्या है ये, जिसकी संरचना रूप क्या है, सेम है, रूप सेम है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समरूप, या फिर संरचना सेम, संरचना सेम और कार्य, ओ सॉरी कार्य सेम, सॉरी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो बना था वो रूप उसका सेम बनाया गया था, लेकिन काम के इस पे धीरे धीरे डेवलपमेंट हो गया तो वो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, लेकिन क्या है, कार्य समान है और इसका रूप क्या है, अलग अलग, इसका संरचना अलग होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समरूप अंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समरूप अंग। और ये बात क्या, जिसकी संरचना क्या होगी, एक जैसा होगी लेकिन कार्य अलग अलग होंगे, जैसे कि इंसान का हाथ दांत और हाथी का दांत दोनों क्या है, समजात अंग है, और यहाँ पे क्या होगा, समरूप अंग, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आएगा, संरचना एकदम अलग होगा लेकिन इसका जो रूप है जो स्टार्टिंग में बना था काम करने के लिए, वो कार्य समान होते हैं, सेम काम होगा, समरूप अंग बोलेंगे, इतना याद रखें, ज़्यादा नहीं। चलिए 18वां क्वेश्चन क्या है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाएगा, कोशिका विज्ञान। क्या कहलाएगा, कोशिका विज्ञान। कोशिकाओं का वैज्ञानिक, पौधों की जो कोशिका है, फिर पशुओं की जो कोशिका है, कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाएगा, कोशिका विज्ञान कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक किसने लिखी? हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने किसने लिखा है, चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। किसने लिखा है, चार्ल्स डार्विन ने लिखा, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक इन्होंने लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि 20 नंबर क्वेश्चन है कि उड़हुल किस प्रकार का फूल है? उड़हुल जो है किस प्रकार का फूल है, द्विलिंगी फूल है। किस तरह का फूल है, द्विलिंगी, मतलब एक ही पुष्प के अंदर क्या होते हैं, नर पार्ट भी है और एक ही पुष्प के अंदर मादा जनन अंग भी है, नर पार्ट भी है मादा पार्ट, मतलब दो लिंग है एक ही पुष्प के ऊपर, क्या बोलेंगे, द्विलिंगी पुष्प है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, मानव शरीर में लगभग कितने जीन पाए जाते हैं? तो ये तो थोड़ा सा याद रखने वाला क्वेश्चन है, तो आपको क्या याद रख सकते हैं, मानव शरीर के अंदर कितना 40,000 दिया है, 40,000 तो ठीक है, 40,000 से देखा जाए तो कैसे होगा, ज़्यादा नहीं होगा, मतलब 40,000 से 30,000, ठीक है, ये 40,000 से 30,000 के बीच में क्या होते हैं, मानव शरीर के अंदर इतने जीन पाए जाते हैं, आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्लेनेरिया की आंखें कैसी होती हैं? प्लेनेरिया की आंखें कैसी होती है? ऑप्शंस क्या क्या है, बहुत साधारण, संयुक्त, हमारी तरह, या फिर मेंढकों की आंखों की तरह। तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेनेरिया की आंखें जो होती हैं वो क्या होती है, संयुक्त होती है। संयुक्त नहीं कह सकते हैं, ये थोड़ा सा इसमें आप संयुक्त नहीं, बहुत साधारण हो जाएगा, नहीं नहीं, प्लेनेरिया जो होती है उसकी आंखें बहुत ही साधारण हो जाएगी। कैसी होगी, बहुत ही साधारण हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। सिंपल क्वेश्चन, पुरुष में क्या होता है, एक्स वाई, और महिला में एक्स एक्स, सिंपल पढ़े हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स वाई पुरुषों में होता है, एक्स एक्स महिला में होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कितना जो 2025 बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, आप इसको एक बार देख लेंगे, मिला लेंगे क्या हमने जो पढ़ा है वो सही है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो देखते रहिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।